हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम फोकस। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा रिज्यूम कर रहा हूँ और अब से वीडियो कंटिन्यूस रहेंगे। आज पहला वीडियो है इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पे हम आज फोकस करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द कंटेंट, आप एग्ज़ाम फोकस के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नौ, इस वीडियो का जो थियोरेटिकल कंटेंट है वो मैं myexamnotes.com पे डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर रेफ़र कर सकते हैं वंस यू वॉच द वीडियो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। करंट अफेयर्स का ये पिछले 2-3 महीने का सेक्शन होगा जो आप इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सीक्स डैश अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू फाइट कोविड-19। तो AIIB और ADB से इंडिया को इस बार कितना लोन मिला है? ये लोन की कुल राशि जो है वो है $6 बिलियन टू फाइट कोरोना। बेसिकली ये जो पूरा फंड है इसलिए इंडिया को दिया जा रहा है ताकि जो प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल सर्विसेज है, वेंटिलेटर्स हैं, PPE किट्स है, टेस्टिंग लैब्स हैं, इन सभी को अपग्रेड किया जा सके और बढ़ते पेशेंट की संख्या को देखते हुए इंडिया में इन चीज़ों की क्राइसिस ना हो, इसलिए $6 बिलियन का फंड रेज कर रहा है भारत। नौ, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑब्वियसली कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है मैनिला में। मैनिला कहाँ है? ये है फिलीपींस में। और AIIB का है बीजिंग में, जो कहाँ पर है? चाइना में। ओके, मूविंग अहेड। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी शब्दों में मैं ये पूरा वीडियो आपको कन्वे करने वाला हूँ एज यूजुअल। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड ओबिकस सर्वे? नो, पहली बात तो ये आप जान लें कि ओबिकस सर्वे कुछ ऐसा नया नहीं है, ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कंडक्ट करता है, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। ये कंडक्ट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये 49th सर्वे था, या ओबिकस सर्वे कह सकते हैं आप। ओबिकस का मतलब होता है ऑर्डर बुक्स, I से हो गया आपका इन्वेंट्री, C से हो गया कैपेसिटी, U से हो गया यूटिलाइजेशन और S से हो गया सर्वे। इनको बोलते हैं हम ओबिकस। एक्चुअली इसका ज़रूरत क्या पड़ता है कि ये डिमांड चेक करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, जिसका बेनिफिट होता है क्या है सीधे तौर पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में कैसी चल रही है, RBI इससे भांप लेता है। अगर डिमांड कम है तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी। किस तरीके से भांपता है? तो कुल 2500 कंपनियों का, 2500 कंपनीज़ का सर्वे किया जाता है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है, जैसे बहुत सारे रेशियोज़ चेक किया जाता है। रॉ मटेरियल कितना है अब एज़ कम्पेयर टू फिनिश गुड्स, टोटल इन्वेंट्री कंपेयर टू सेल्स। तो इस तरीके से ये क्वार्टरली बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। रिसेंटली चेक किया गया RBI के द्वारा कि 0.5% की गिरावट देखी गई है, 0.5 की गिरावट देखी गई है, 0.5% की। ठीक है, moving ahead, next we have who among the following launched an artificial intelligence virtual assistant named Pi? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसे लॉन्च किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके का क्या है, चैटबोट है। ठीक है, अब इस चैटबोट का यूज़ क्या होगा? पहले तो ये बता दूं कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ROVER, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे, एक स्टार्टअप है जिसने इसे बनाया है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है NPCI के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड 24/7। नो, इसमें यूज़र अपनी क्वेरी वॉइस या टेक्स्ट के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं और रुपए का वेबसाइट हो गया या फिर UPI या NPCI का जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप यहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। ना, इसमें लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा। NPCI इज़ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको AEPS कहते हैं, जो कि 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें बहुत सारे सर्विसेज कंडक्ट किए जाते हैं, लाइक बिल पेमेंट, QR कोड के थ्रू ट्रांजैक्शन, भीम चेक ट्रांजैक्शन, IMPS, ये सारी कुछ इंक्लूडेड हैं। आपको इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 36th एशियान समिट 2020 या आसियान समिट 2020 का थीम क्या था? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान इज़ द थीम ऑफ 2020 36th एशियान समिट। अब इसे चेयर किया था किसने? तो इस बार ये पूरा का पूरा आसियान समिट किया गया था वियतनाम के द्वारा। ठीक है,
ये इस साल में 2 बार होता है, तो नवंबर या दिसंबर के आसपास एक और होना है। उसके बारे में हम आगे जब वो होगा तब डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार का जो की पॉइंट, की टेक अवेज था 36 आसियान समिट का, वो था कि इन्होंने, इन सारी 10 कंट्रीज़ ने मिलकर एक कोविड रिस्पॉन्स फंड तैयार किया है, जिसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड कहीं भी इमरजेंसी होगी तो ये कंट्रीज़ उसके लिए एक फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसका यूज़ किया जा सके। एशिया की बहुत सारी कंट्री ने इस एशियान कोविड रिस्पॉन्स फंड में पैसे डालने की हामी भी भरी है, और ये 10 कंट्री तो डालेंगे ही डालेंगे। इकोनॉमिक इशू की अगर बात करी जाए तो एशियान कंट्रीज़ में जो पहली बार बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है लॉकडाउन के कारण। इंटरनेशनल सप्लाई चेन बंद है, प्रोडक्शन बंद है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा झटके खाए हैं। तो इसके कारण, क्योंकि एशियान कंट्रीज़ में बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़्म का था और जो कि पूरी तरीके से बंद चल रहा है, तो इसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ख़राब है। 22 साल में पहली बार इतना ख़राब इकोनॉमिक फॉल देखा है इन्होंने। नाउ थर्ड थिंग इज़ साउथ चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और इन 10 एशियन कंट्रीज़ को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि यूएस भी इंटरफेयर अप कर रहा है और वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है साउथ चाइना सी में। तो इसको लेकर भी बात हुई थी, जिसमें पूरे सारे के सारे 10 कंट्रीज़ ने हामी भरी थी, एक साथ अपनी सहमति जताई थी। नाउ एशियान की अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो 1967 में आसियान कंट्रीज़ की फॉर्मेशन हुई थी 8 अगस्त, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बताऊं आपको, बैंकॉक में ये हुआ था, थाईलैंड में। और इनिशियल मेंबर इसमें सिर्फ 5 थे। कौन कौन से? तो थाईलैंड थी, मलेशिया थी, फिलीपींस थी, सिंगापुर थी और इंडोनेशिया थी। ये 5 कंट्री ने मिलकर बनाया था। और इसके अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो इसकी इंडिया से थोड़ी सी कम है जीडीपी, दैट इज़ $2.8 ट्रिलियन, जो कि आने वाले समय में काफ़ी उम्मीद है कि ये आगे भी निकल जाएंगे इंडिया से एज अ कलेक्टिव आसियान कंट्रीज। वाई IIFPT वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। IIFPT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लेड बाई श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने अप्रिशिएट किया है इनके इनिशिएटिव को, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हाई न्यूट्रिएंट फूड, जो कि कोविड-19 पेशेंट्स के इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसी इनिशिएटिव को प्रेज़ करने के लिए हरसिमरत कौर बादल ने इसे अप्रिशिएट किया था। दैट्स वाई IIFPT वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। जस्ट बिकॉज एक न्यूज़ आया था तो मैंने इसे कवर कर लिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये जानना ज़रूरी है, थंजावुर में। थंजावुर कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, अब मूव करते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ की तरफ। इन करंट जीडीपी फोरकास्ट बाय क्रिसिल, व्हाट वुड बी इंडियाज ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? 21 में यहाँ पर 2 छूट गया। नाउ देखिए, एक बात यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो एजेंसीज़ हैं लाइक क्रिसिल एंड अदर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के जीडीपी फोरकास्ट अलग अलग पैरामीटर्स पे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो सारी कंपनीज़, सारी एजेंसीज़ काफ़ी लो रैंक कर रहे हैं। बाई चांस एक बहुत अच्छा फॉरेन FDI आ जाता है या कोई बहुत बड़ा निवेश इंडिया में आ जाता है, दे विल चेंज देयर डेटा विथ सम पॉइंट्स। तो ये फिक्स नहीं होता, अभी ये 2-3 महीने में हो सकता है ये सारा डेटा चेंज हो जाए। सो आपको बस वही याद रखना है जो इंपॉर्टेंट इंडियन एजेंसीज़ हैं और कुछ फॉरेन के इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ जिनके डेटा काफ़ी एक्यूरेट बैठते हैं। तो जो क्रिसिल है उसने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 1.8 पे किया है 2020-2021 का, और वहीं नेक्स्ट ईयर का 6% पे किया है। ओके, अब जो 40 डेज़ का लॉकडाउन था जिसके कारण लगभग 10 लाख करोड़ का लॉस हुआ, उसको देखते हुए ये जो ईयर का फोरकास्ट है वो इतना कम हो गया। नाउ एक अकॉर्डिंग टू इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया RA जिसे कहते हैं, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो बहुत सिमिलर अप टू 1.9% रखा है, और 29 ईयर्स में ये अब तक का सबसे लो जो है वो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो वो करीब 4.4% के आसपास ही रहने वाला है। और रुपी जो है, जिस अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय ये 75-76 तक पहुंच गया था $1 पे जो रुपी की कीमत होती है, तो अब वो घटना शुरू हो गया है और एट द एंड ऑफ द ईयर कहीं 73 के आसपास आपको दिखेगा, ऐसा ये एजेंसीज ने अनुमान लगाया है। इंडिया एंड डैश हैज़ साइंड $750 million एग्रीमेंट फॉर MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड। तो लॉकडाउन के कारण MSME पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, लिक्विडिटी क्रंच हुआ था,
और जो फ्लो है मेरे पैसे का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में वो एक तरीके से ठहर सा गया था। तो इसी के लिए सरकार ने स्टेप लिया है जिसमें 5600 करोड़ 5600 करोड़ रुपीस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से हम सहायता ले रहे हैं और करीब 15 लाख MSMEs को इसमें फ़ायदा पहुंचने का अनुमान है। नाउ ड्यू टू लॉकडाउन स्मॉल बिजनेस काफ़ी सफ़र हुई हैं और काफ़ी सारे जो लॉस हैं वो इसी सेक्टर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेली वेजेस के वर्कर होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने से सबसे पहले या फ्रंट लाइन अटैक इन्हीं पे होता है। तो बहुत सारे जॉब्स भी लॉस होने के जो कगार पे थे वो इससे बच सकता है। तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नाउ विच स्टेट विल गेट लोन ऑफ $250 million फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो इनकम ग्रुप्स? तो ये स्टेट है जिसे $250 million का लोन मिलने वाला है लो इनकम ग्रुप्स के लिए, वो है तमिलनाडु। अब आपको यहाँ पर दो बातें बताता हूँ कि ये लोन दो हिस्से में दी जाएगी। एक तो $50 million का लोन है और दूसरा है $200 million का लोन। ये जो $50 million का जो लोन है वो हाउसिंग हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत दिया जाएगा और जो $200 million का लोन है उसे तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बात जानना चाहिए कि जो आधी से ज़्यादा आबादी है तमिलनाडु में वो कहाँ पर रहती है? अर्बन एरियाज़ में रहती है, ठीक है। और ये अनुमान लगाया गया है एक सेंसस के थ्रू कि 2032-2033 तक 2032 तक के आसपास तक करीब 65% आबादी जो तमिलनाडु की है वो अर्बन एरियाज़ में आ जाएंगी। अब इसका ये भी मतलब होगा कि अर्बन एरियाज़ में अगर आ जाएंगी रूरल एरिया से उठ के तो वो बहुत हद तक बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के आसपास रहेंगे या उसको आप कह सकते हैं अर्बन पुअर्स के कैटेगरी में आएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट काम करना चाहती है कि उनको हाउसिंग प्रोवाइड की जाए। और ऐसे सिचुएशन में जब कोविड के कारण बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी लूज़ हो गई हैं तो उनको लाइवलीहुड और पॉवर्टी से निकालने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत सरकार ने ये कदम उठाया है। नो दिस कुड ऑल्सो इम्पैक्ट द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। और ये जो लोन है पूरा का पूरा ये करीब 20 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ दिया गया है, जिसमें ग्रेस पीरियड होगा करीब 3.5 साल का। तो आंसर इज तमिलनाडु। नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन IMP's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? नाउ IMP का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि कहाँ पर बेस्ड है? तो स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर में बेस्ड है। अब देखिए कई साल तक इंडिया का इसमें रैंक रहा है 41, ठीक है। आई एम सॉरी नो, बट इस साल इंडिया का रैंक दिया गया है 43rd। तो आंसर इज़ 43rd। और ये 2017 में अगर आप बात करें 2017 की तो इंडिया की रैंक थी 45, फिर अब इम्प्रूव होकर 2018 में वो 44 और 2019 वाले सेशन में 43rd। अब रैंक 1 की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। रैंक 1 में दिया गया है सिंगापुर को, ठीक है। और रैंक 2 की बात करें तो जो कंट्री को रैंक 2 दिया गया है वो है डेनमार्क और उसके बाद जो कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो अगर ब्रिक्स कंट्री की बात करें तो ब्रिक्स नेशन में सबसे ऊपर है चाइना। चाइना को रैंक मिला है 20 का, जो कि 6 पायदान घसक गया है तो 20 पर आया। उसके बाद है इंडिया 43rd पे, उसके बाद रशिया है 50 पे और उसके बाद ब्राज़ील है 56 पे और लास्ट में आता है साउथ अफ्रीका जो है 59th पे, ठीक है। तो ये करीब पूरा एशिया की अगर बात करें इस रैंकिंग में तो सिर्फ थाईलैंड और सिंगापुर ही ऐसी कंट्री थी जिसमें पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड है, लेकिन बाकी सब कंट्रीज़ में डाउनफॉल देखा गया है। ओके और ये जो रैंकिंग है पूरा का पूरा आपको ये भी बता देता हूँ किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। तो ईज़ ऑफ सेटिंग अप बिजनेस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है उस जगह की, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है उस जगह पर, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा IMP रेटिंग। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर ADB होना चाहिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड इंडिया साइंड 177 मिलियन लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट रोड इन। कौन से राज्य में रोड के स्ट्रेंथनिंग और अपग्रेडेशन के लिए $177 मिलियन खर्च या फिर लोन ले रही है भारत की सरकार? तो इस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। यहाँ पर बनाया जाएगा 450 किलोमीटर लंबा रोड जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैला होगा। ये एक रोड नहीं है, अलग अलग एरियाज़ में यहाँ पर कनेक्टिविटी है रोड के साथ सी पोर्ट्स की या फिर एग्रीकल्चर की, वैसे जगहों पर इन रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा।
और ये वो रोड्स होंगे जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा कैरी आउट की जाती हैं, फ्रॉम फार्म टू लेकर आपका पोर्ट तक। ठीक है, करीब 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स और 11 स्टेट हाईवेज़ को अपग्रेड किया जाएगा। मिनिमम 2 लेन का जो स्टैंडर्ड रोड होता है वो अपग्रेड किया जाना है इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसे पोर्ट तक ले जाने में और अलग स्टेट हाईवेज़ और नेशनल हाईवेज़ तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। So this is all about AED and India signed $177 million loan. Now the next वीडियो में हम बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस और अदर एस्पेक्ट्स जो हैं उनको लेकर, लाइक इकोनॉमिक के और भी वीडियोस आएंगे और डिफेंस से रिलेटेड सारे इश्यूज इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेकर वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना शेयर, और जो आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करके आप कंटेंट पहुंचा भी सकते हैं, help them out. So thank you for watching this video. Till then, goodbye, take care.